जय हिंद साथियों। आज की ये वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए सबसे खास और सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो साथियों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पर पूरी तरीके से साथियों भारी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते, अपने मनो मस्तिष्क में ये सभी सवाल साथियों स्टोर कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको साथियों 35 सवाल पढ़ाऊंगा सबसे टॉप लेवल के जीके के, और 15 सवाल होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के, और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस। तो अगर आप साथियों वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर आप तैनाती चाहते हैं, तो आज की वीडियो शुरू से अंत तक जरूर आप लोग देखेगा। तो साथियों क्लास शुरू हो चुकी है, और क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी। देखिए, तो यहां पर अगर बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है साथियों। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके अभियंता दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों? अभियंता दिवस। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, तो इनका नाम साथियों दोराबजी टाटा था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय दोराबजी टाटा थे। उसके बाद देखिए गरडी कहां का लोक नृत्य है, यानी कि यह कहां पर किया जाता है, तो यह तो साथियों पुडुचेरी में किया जाता है, गरडी नाम का लोक नृत्य। अगला सवाल करके सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल करके भारत में जो फेडरेशन कप है ना, इसका संबंध किस खेल से, यानी कि ये किस खेल में जीतने पर दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा ये तो फुटबॉल के खेल में जीतने पर दिया जाता है फेडरेशन कप। उसके बाद देखिए करके डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो साथियों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को। उसके बाद देखिए नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है, तो नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य साथियों एकता और अनुशासन है। क्या है? एकता और अनुशासन ही नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है, यह आपको मालूम होना चाहिए। साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल की साथियों पीडीएफ नहीं ली है, तो मैं कहूंगा इस पीडीएफ को साथियों तुरंत आप लोग ले लीजिए। इस पीडीएफ में आपको साथियों क्या क्या दिया जाएगा, देखिए ये देखा जा रहा है कि जो भी अभी पेपर हो रहे हैं उन सभी पेपर्स में उसी एग्जाम के पीवाईक्यू पूछे जाने के, जो पिछली उन्हीं परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा गए ना, तो वहां से साथियों 50% डिक्टो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं, तो 50% तो क्वेश्चन आपके यहां से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद साथियों आपको एक्सपेक्टेड पेपर दिए जाने पूरे जैसा इस बार आपका पेपर आएगा ना आरपीएफ कांस्टेबल का, ऐसे आपको एक्सपेक्टेड पेपर दिए जा रहे हैं साथियों। एक पेपर में रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर और साथियों मैथ है, ठीक है ना। तो और ये हल सहित है, सोल्यूशन के साथ है साथियों ये सारा कुछ। तो मैं कह सकता हूं साथियों ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर सकते हैं इसको पढ़कर। चलिए तो बात करते हैं साथियों इस सवाल की करके किस राज्य के सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया, तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय साथियों लियोन में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? लियोन में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस साथियों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल करके आरोग्य श्री योजना का संबंध किससे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा साथियों कि एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आरोग्य श्री योजना ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है नहीं, सेवानिवृत्ति वृद्धों के लिए नहीं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वस्थ बीमा योजना है। बिल्कुल साथियों स्वस्थ बीमा योजना है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या महिलाएं नहीं, पूरा परिवार आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, तो साथियों ऑस्ट्रिया के वियना में है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। उसके बाद देखिए
यानी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए करके क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। तो साथियों किसको कहा जाता है? तो मैं कहूंगा शेन वार्न को क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी साथियों वही आपका मार्च में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें अक्टूबर में, उसके अलावा विश्व उपभोक्ता अधिकार भी मार्च में और विश्व वानिकी दिवस भी मार्च में। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों विश्व कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है मुझे बताइए। यानी कि इधर है साथियों वन्यजीव विहार और इधर है साथियों राज्य। तो आपको बताना है अच्छे तरीके से साथियों क्या आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। रणथंभौर ये आपका राजस्थान में और सिमलीपाल वन्यजीव विहार ये ओडिशा में स्थित है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों ये तो गुवाहाटी में आयोजित किया था। कहां पर आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। अगला सवाल कह रहे कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो मैं कहूंगा 1974 में। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये उत्तराखंड में। कहां पर है ये उत्तराखंड में है साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन जो है ना ये है। तो साथियों त्रिपुरा में है, असम में है, नागालैंड में या आंध्र प्रदेश में है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश में है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे यही करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। एक लाइक में साथियों मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपका साथियों कुछ नहीं जाएगा, तो एक लाइक आप लोग इस वीडियो को अवश्य कर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो साथियों इसका रंग पता, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग नारंगी होता है। कैसा होता है साथियों? नारंगी होता है ब्लैक बॉक्स का रंग हवाई जहाज के। उसके बाद देखिए बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। तो किन की बात चल रही है साथियों? बताने की कोशिश आप लोग यहां पर करेंगे। चलिए बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री साथियों रेणु देवी थी। कौन थी? रेणु देवी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए यानी कि वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। तो वार्ड ऑफ एवन के नाम से साथियों किन्हें जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। वार्ड ऑफ एवन के नाम से साथियों विलियम शेक्सपियर को ही जाना जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर को किसको कहा जाता है साथियों? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसको? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा कि येन किस देश की मुद्रा है? तो येन की अगर बात करें तो साथियों येन तो जापान की मुद्रा है। साथियों देखिए जैसे ही मैं आपको प्रश्न दिखाऊं ना तो प्रश्न का जवाब आपको मेरे जवाब देने से पहले दे देना है, तब मैं आपको साथियों मानूंगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों हॉकी के खेल में दी जाती है नेहरू ट्रॉफी। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है साथियों? AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में 8 दिवसीय नगोबा यात्रा मेला शुरू हुआ है। तो साथियों अब यहां पर लगभग करंट अफेयर के आपके सवाल शुरू हो चुके हैं। तो 8 दिन का नगोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है साथियों? तेलंगाना में शुरू हुआ है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया देश की अगर बात करें तो जॉर्जिया देश को साथियों मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है? तो क्या साथियों बात चल रही है जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार समारोह में अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद देखिए
यानी कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आंसर आपका बी होगा। यानी कि सामर फेस्टिवल मनाया गया है, तो सामर फेस्टिवल की अगर बात करें ये तो साथियों कहां पर मनाया गया है? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया गया है सामर फेस्टिवल। उसके बाद देखिए कह रहे कि तो रिपीट हो गया। अगला देखिए कह रहे कि जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों ये सॉफ्टवेयर कंपनी की अगर बात करते हैं तो शैलेश कुमार दावे आप लोग याद रखेंगे कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो जोहो है ना, इसके सीईओ कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैलेश कुमार दावे बने हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड साथियों किसने जीता है? तो किसने जीता है? इनका नाम कामिंदु मेंडिस है। और कामिंदु मेंडिस ने ही साथियों आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये साथियों सर्बिया देश के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक इनका नाम है और इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है साथियों? सक्षम ठाकुर को दिया गया है यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब। उसके बाद देखिए आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया है साथियों? रिचर्ड इलिंगवर्थ को आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए अब यहां से अगर बात करते हैं साथियों आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो ये आपको साथियों क्लियरली दिख रहा है ना? ठीक है ना? अब इसको साथियों आपको बताना है कि अगर यहां पर एक दर्पण रखा है तो ये जो नंबर्स नहीं बल्कि जो अल्फाबेट्स है ये आपको दर्पण में कैसे दिखेगा? पहला रूल तो ये कहता है जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि एल साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर साथियों कलर चेंज कर लेता हूं, येलो ले लेता हूं तो सही दिखेगा। हाँ, एल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ए जैसा है ए वैसा दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा, आई जैसा वैसा दिखेगा, आर कुछ ऐसा दिखेगा, ई की बात करें कुछ ऐसा दिखेगा ई, और उसके बाद एम जैसा है वैसा दिखेगा, और यू जैसा वैसा दिखेगा, और एन की अगर बात करें साथियों तो ऐसा दिखेगा। तो कौन से ऑप्शन में है? यहां पर एन आ गया है। ठीक है, यहां पर एक तरीके से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्ताकार मेज के परिधा केंद्र की ओर बैठे हैं। ठीक है ना? केंद्र की ओर बैठे हैं तो हम 6 सबसे पहले मित्र बना लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6, इन सब का मुंह केंद्र की तरफ है। यानी कि बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो बी आप बना लीजिए, कहीं पर भी बना, मान लीजिए बी यहां पर बना लेते। अगर बी के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है तो मेरे हिसाब से डी यहां पर बैठेगा। 1 2 3 बिल्कुल सही। यानी कि डी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? एफ बैठा है, यानी कि एफ यहां पर बैठा है, बिल्कुल बैठेगा। यानी कि डी और ई के बीच में सी बैठा है, तो डी और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। अब कहने के बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो बी और एफ, यानी कि यहां पर कौन बैठेगा? देखिए कुल मिला के 6 लोग थे, 5 लोग आपने बैठा दिए, बचा कौन है साथियों? देखिए ए नहीं हुआ है तो ए साथियों यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा है। ए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करेंगे साथियों, जैसे बी जी एल से एच एन टी बनाया गया है उसी प्रकार ई आई एम से कौन से साथियों यहां पर 3 लेटर बनाए जा सकते हैं? मुझे बताइए। चलिए देखिए ये बी है, बी 2 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, यानी कि तकरीबन 6 यहां पर बढ़ाया गया है। जी 7 पर आता है, एन 14 पर होता है, कितना बढ़ाया गया है? 7 नंबर बढ़ाया गया है। एल 12 पर आता है, टी 20 पर होता है, यहां पर तो 8 बढ़ा दिया गया। क्या यहां पर भी यही लॉजिक लगा? एक बार अगर यही लॉजिक लगाकर आप लोग देखिए और फिर देखिए आंसर क्या आता है। ई 5 पर आता है, 6 बढ़ाओगे 11 आ जाएगा, 11 पर साथियों के आता है, और के सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन में। आई में आपको अब 7 बढ़ाना है, आई 9 पर होता है, 7 बढ़ाओगे 16 हो जाएगा, 16 पर पी आता है। एम में जब 8 बढ़ाओगे, एम 13 पर होता है, 8 बढ़ाओगे तो 21 यानी कि यू आ जाएगा। तो के पी यू कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे के आपको बताने आरेख बताना है माता बेटी और महिलाओं का। बताइए, देखिए मान लीजिए ये महिला हो गई, अब महिलाओं के अंदर ही तो माताएं आएंगी और माताओं के अंतर्गत बेटियां आएंगी, तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर
ए में बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब इसको आपको साथियों जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे होते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जैसे कि यहां पर PAT लिखा हुआ, यहां पर PAT लिखा हुआ, यहां पर PAT, यहां पर PAT, यहां पर PAT, यहां पर EE लिखा है, ये आई लिखा है, तो आई वाला तो बाद में आएगा। अब देखिए EN यहां पर है, EN यहां पर है, और यहां पर ER है, तो ER वाला तो बाद में आएगा। यहां पर EL है, तो मैं कहूंगा EL वाला पहले आ जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये सबसे पहले आ जाएगा 5 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद साथियों ये वाला आ जाएगा 1 नंबर, और उसके बाद साथियों आपका ये 4 वाला आ जाएगा, यानी कि 5 1 4, 5 1 4, 5 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया। अब इसमें से कौन सा पहले? देखिए EN यहां पर है, EN यहां पर है। अब C पहले आता है या T पहले आता है, तो मैं कहूंगा C पहले आता है, तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 वाला आ जाएगा। तो 514-32 कहां पर लिखा हुआ है? 514-32 ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको साथियों ये सवाल करना है, ठीक है ना। चलिए साथियों, रीजनिंग के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। मेरा मानना है कि यहां से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 100% पक्का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिले। पहले 4-5 मिले, 5-6 मिले, लेकिन मिलेंगे मिले। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर यहीं से आएगा। चलिए अब यहां से अगर बात करें करके NKY है, NKY से LHU हुआ है, और उसके बाद JEK हुआ, Q हुआ है। उसके बाद आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ जाएंगे। अब देखिए अगर यहां पर N से L पर जाएं, तो मैं कहूंगा यहां पर 2 घटाया गया है। L से J पर आए, 2 घटाया गया है। जब J में 2 घटाएंगे तो यहां पर H आ जाएगा, और H यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। K 11 पर होता है, K में साथियों 3 घटाएंगे तो H आएगा, H में जब 3 घटाएंगे तो E आएगा, E में 3 घटाएंगे तो B आ जाएगा। यानी कि साथियों HB कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर थोड़ा ऐसे अगर बना लेंगे तो आपकी और अच्छे तरीके से यहां पर साथियों समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो जैसे 26 19 12 का जो लॉजिक है, वही लॉजिक 23 20 17 का है। तो वही लॉजिक आपको बताना है कि यहां पर साथियों कौन सा नंबर आ सकता है, मुझे बताने की कोशिश की। देखिए अगर यहां पर हम क्या करें, अगर 26 19 को घटाएं तो कितना आ रहा है? तो आपका 7 आ रहा है, 7 दूना 14, चलो 2 घटा दिया, ठीक है। इसको अगर घटाएंगे तब भी ऐसा नहीं होता, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। उसके बाद अगर दूसरे अगर लॉजिक की बात करें, इनको अगर जोड़े, मान लीजिए कितना हो जाएगा? ये 38 हो जाएगा। हाँ 38 हो जाएगा ना, 38 का आधा ही तो होता है 19। उसी प्रकार इसको और इसको जरा जोड़ो, तो 23 और 17 कितना हो जाएगा? 7 3 10, और आपका 40, 40 का आधा 20 होता है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर और आधा करना है आपको। तो इन दोनों को जोड़ लिया साथियों, आधा करेंगे 24 आ जाएगा। 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल करके 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि समान है, और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करिए जो अन्य से असंगत है, यानी कि अन्य से अलग है। तो LPU, MMV, DSE, AMU, यहां पर आपको एक चीज फटाफट आपके मनोमस्तिष्क में आना चाहिए कि इसमें देखिए वॉविल है, ठीक है, इसमें वॉविल है, इसमें वॉविल है, लेकिन इसमें वॉविल नहीं, इसमें सारे के सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। तो मैं कहूंगा इसमें सबसे अलग लॉजिक लगा है, अलग लगा है, तो यही आपका क्या होगा साथियों? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर बात करें साथियों 11 से 33, उसके बाद 13 39 17, इसमें आपको बताना है साथियों क्या है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, 11 तिया 33, 13 तिया 39, तो 17 तिया कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। तो अगर 51 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और बिल्कुल साथियों 51 ऑप्शन में भी आ चुका है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। तो इन सभी सवालों को आपको इतनी तेजी के साथ सॉल्व करना है। अगर आप इन सभी सवालों की इतनी तेजी के साथ सॉल्व करोगे, तब आप साथियों एग्जाम में सबको पछाड़ दोगे, सबसे आगे आप निकल जाओगे। चलिए कहने के साथियों, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए गए घन में अक्षरों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा? अब देखिए अगर बात करते हैं ना, सी का विपरीत पता क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, यानी कि सी का विपरीत जी हो जाएगा, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। डी का विपरीत एफ, और एफ का विपरीत डी हो जाएगा। बचा ई का विपरीत क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ई का विपरीत एच हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सी का विपरीत एफ नहीं भाई, सी का विपरीत तो जी है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। सी का विपरीत एच नहीं, सी का विपरीत तो जी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ई का विपरीत डी, ई का विपरीत तो एच है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ई का विपरीत एच, बिल्कुल ई का विपरीत एच है, यानी कि आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां से आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला सवाल है, कह रहे कि रामू ने एक बैंक से 20,000 रुपए की राशि का ऋण लिया और 5 वर्ष के बाद उसने इसे चुकाने के लिए बैंक को 25,000 रुपए का भुगतान दिया। यानी कि रुपए तो लिए 20,000, लेकिन चुका कितने रहा है? 25,000, यानी कि 5,000 साथियों साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज आपका कितना निकला? 5,000 निकला। अच्छा, मूलधन कितना साथियों निकला है? मूलधन आपका 20,000 यहां पर बताया गया, मूलधन 20,000 हो गया। और समय कितना है? समय आपके पास साथियों यहाँ पर 5 वर्ष का समय है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि दर आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100/P इंटू टी, ठीक है। तो आर आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना निकला साथियों? 5,000 गुणा आपका 100 हो जाएगा। पी कितनी है साथियों? पी यानी कि मूलधन कितना है? 20,000 यहाँ पर मूलधन है, और गुणा टी कितना है? 5 वर्ष है। तो देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, इस 2 से 2, यानी कि आर बराबर कितना निकल आया आपका? 5% निकल आया। तो 5% साथियों कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, कह रहे हैं कि 3 संख्या है, इनका अनुपात कितना है? 2:3:5 है, और उनके घनों का योग कितना है साथियों? 34,560 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या भी निकल जाएगी, पहली संख्या भी, और तीसरी संख्या भी निकल जाएगी। अब देखिए कभी भी अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे दे और उनके घनों का योगफल दे दे, यानी कि साथियों हम क्या कर सकते हैं? 2x और ये इसका क्यूब हो गया, प्लस आपका 3x ये इसका क्यूब हो गया। यही तो कहा गया कि इन संख्याओं के अनुपातों के घनों का योग कितना है, और 5x और ये घन हो गया। इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 34,560 आ जाएगा। 34,560 आ गया। अब देखिए जब ये क्यूब जो है ना दोनों के ऊपर है, 2 का क्यूब खुलेगा तो साथियों यहाँ पर 8x³ हो जाएगा, प्लस 3 का खुलेगा तो यहाँ पर साथियों 27x³ हो जाएगा, प्लस 5 का खुलेगा तो 125x³ हो जाएगा। बराबर कितना है साथियों? 34,560 यहाँ पर है। अब देखिए इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए, तो 125 और 8 और 27 ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे साथियों? ये आपके 160 हो जाएंगे। 160x³ बराबर 34,560 हो गया। अब x³ बराबर कितना हो जाएगा साथियों? x³ बराबर 34,560/160 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 8 से कट होगा साथियों, 8 दूना 16 हो गया, 8 का 8 का 8 16, 8 24, 8 चक्कू 32 हो गया, 2 जाएगा 25 हो जाएगा ये, और 8 का 8 16, 8 24 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, बिल्कुल कट गया। 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि x³ बराबर कितना आ गया साथियों? 216 आ गया। तो मैं कहूंगा ये 216 तो 6 का क्यूब होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। तो अब x का बराबर देखिए, अब ये है 2x 3x 5x, दूसरी संख्या क्या है? 3x है। तो जब x बराबर 6 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 3 हो जाएगा, यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा। और 18 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक वस्तु 460 रुपए में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वो इसे 590 रुपए में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए अब यहाँ पर 8% नुकसान पर बेची जा रही है, यानी कि वो वस्तु 92% में बेची जा रही है, और जब वो 92% में वस्तु बेची जा रही है तो वो 460 रुपए की वस्तु बेची जा रही है। तो इसकी जरा 100% की वैल्यू निकालिए, ठीक है। 460/92, 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर लीजिए। इस 0 से तो कटेंगे नहीं, 2 से कट करें, 2 चौक 8, 2 छंग 12 हो गया, ठीक है ना। 2 से इसको कट करो तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इस 46 से ये 46 कैंसिल हो जाएगी, 0 इसमें लग जाएगा। यानी कि साथियों 500 रुपए उस वस्तु का कहीं ना कहीं क्रय मूल्य है। यानी कि देखिए 500 रुपए है और 460 रुपए में उसको बेचा जा रहा है, तो 8% की हानि हो रही है। लेकिन 500 बेचोगे तो ना कोई हानि होगी ना कोई फायदा होगा। तो कहने का अगर इस वस्तु को साथियों 590 रुपए में बेच दिया जाए, यानी कि 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसको प्रॉफिट में, उसको प्रतिशत में बदलिए। तो इस 90 को प्रतिशत में बदलिए, नीचे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य आपका 500 है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो 5 से कट करेंगे, 5 का 5, 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 18% का साथियों लाभ हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो वो संख्या क्या है? मान लीजिए वो संख्या क्या है? वो संख्या x है।
ठीक है। तो कहने कि अगर उस x संख्या के 40%, तो x संख्या का मान लीजिए 40%, ये हो गया एक संख्या का 40%, ठीक है ना, जोड़ा जाता है एक संख्या का 40% में 65 जोड़ा जाता है, तो 165 जोड़ा जाता है, 165 यहाँ पर जोड़ लिया, तो परिणामी संख्या वही हो जाती है, यानी कि परिणामी संख्या ये यही हो जाती है x, तो यहाँ पर x आ गया। तो आपको कुल मिला के साथियों यहाँ पर x का मान निकालना है। क्या निकालना है साथियों? x का मान निकालना। अब देखिए अब आपको साथियों यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आपको साथियों इसको सॉल्व करना। अब देखिए एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं कि ये x, ये जो है ना, ये पूरा ये x के उधर ले जाइए, यानी कि x, अब ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 40x/100 आ गया, 40x/ यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। और यहां इधर को क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, ये 100 से x की गुणा होगी तो 100x आ गया, माइनस 40x आ गया, सॉरी यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, एक सेकेंड, ये आपका 100x आ गया, माइनस ये आपका 40x आ गया, बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका 100 रहेगा, और इधर क्या आ गया आपका साथियों, ये आपका 165 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस 100 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये ऐसे करके हो जाएगा, नीचे 100 जो है ना वो हटा दीजिए, हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर साथियों 60x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ पर 165 और डबल जीरो आ जाएगा। इस जीरो से साथियों ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट कर देखिए कट होगा नहीं होगा, ठीक है। 6 दूना 12 हो गया, कितना आ जाएगा साथियों, ये तो मेरे हिसाब से नहीं कट होगा, देखिए जरा, ये नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, कुछ और देखते। तो कुल मिला के 165 है, डबल जीरो है, 60 है, ठीक। इसको थोड़ा सा तरकीब से कट करिए, एक काम ये करिए, 165 डबल जीरो बटे यहाँ पर 60 है, ये जीरो से ये 2 से कट करें, 2 3 आ जाएगा, हो तो जाना चाहिए, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 25 आ गया, 3 से अगर कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, कट जाता उससे भी, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका साथियों 275 आ गया, 275 आ गया x। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या साथियों 275 है, तो 275 ऑप्शन नंबर सी वाले में भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए तो अब अगले नंबर का सवाल है, और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल है, ये अंतिम सवाल, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यदि समय को वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना चाहिए। अब देखिए अगर कोई रेलगाड़ी है वो 75 की स्पीड में चल रही है और 12 घंटे समय लेती है किसी दूरी को तय करने में, तो मैं कहूंगा साथियों दूरी क्या है, ठीक है। ये तो समय, देखिए समय भी आपको दे रखा है, समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको 12 घंटे का दे रखा है कि भाई उस दूरी को 12 घंटे में तय कर लेती है, और चाल भी आपको दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है साथियों, चाल आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो भाई दूरी तो बहुत आराम से निकल जाए, क्योंकि दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। क्या दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल गुणा समय होता है। चाल भी आपके पास है 75 और समय भी आपके पास साथियों 12 घंटे, तो इनको जरा कैलकुलेट करिए। 75 गुणा 12 की अगर बात करें तो ये आपके 150 हो जाएंगे, और ये आपके 75 आ जाएंगे, 0 0 और 9, यानी कि दूरी पता कितने निकलेगी, दूरी आपकी निकलेगी साथियों 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर ये क्या निकल आई, ये आपकी दूरी निकल आएगी। तो कह रहे हैं कि अगर यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटे कम कर दिया जाए, वास्तविक समय था 12 घंटे, लेकिन दूरी तो साथियों 900 किलोमीटर है, लेकिन इस 12 घंटे से 3 घंटे कम कर दिया जाए, तो 3 घंटे कम करोगे यानी कि 9 घंटे में पहुंचाओगे फिर। तो कह रहे हैं कि चाल क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे 100 आ जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल निकल आएगी। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।